जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 9th का जो आपका मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है उसके आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पे देख लो कि प्रश्न है आपके पास लिखा हुआ यहाँ पे 7x² प्लस का 6x-2 में x का गुणांक है। तो देख सकते हो x के आगे 6 है, वो भी प्लस का 6 है, तो माइनस प्लस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 6 इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन कैट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद है? तो देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि देख लो यहाँ पे x में रूट लगा हुआ है, और x में रूट का मतलब होता है x का पावर में हाफ, और बहुपद के पावर में इस प्रकार से हाफ वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि ए और बी तो बहुपद ही नहीं, तो बात छोड़ो इसको, बचा सी नंबर का ऑप्शन। देखो सी नंबर का ऑप्शन एक्चुअली में सही है, बस इसमें भी थोड़ा सा करेक्ट कर लो आप लोग। एक्चुअली में ये 4x² प्लस का √3x होगा। ठीक है, ये x में भी रूट नहीं है, ठीक है, तो ये रूट थोड़ा सा हटा लेना, सिर्फ √3x-7 होगा तभी करेक्ट होगा, और ये एक बहुपद होगा एक चर वाला, क्योंकि देख लो यहाँ पे दोनों का दोनों जो चर है वो x ही है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस का 2x प्लस 5 बहुपद है। देख सकते हो इसके चर में मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये द्वि चर वाला बहुपद है आपके पास, सॉरी द्विघाती बहुपद होगा, बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, 99 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर का मान होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 99 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 98 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, जो कि बहुत ही बुड़बकाली है, टाइम जुट मुट का खपत होगा। डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओ, इसको आप लोग को इसको 99 को ए मान लो, ठीक है, और इस 98 को बी मान लो, और बी से तो माइनस है ही। अब यहाँ पे देख लो, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी होता है, सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है 99 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर, तो आराम से लगा दो, ए प्लस बी माइनस बी, तो हो जाएगा आपके पास 99 प्लस का 98 हो गया आपके पास ए प्लस बी, फिर होता है ए माइनस बी, यानी कि 99 माइनस का 98। ठीक है, यानी कि 99 और 98 को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। अब कितना इजी बन गया देखो ना, देख लो 99 में 98 को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देख लो आपके पास 9 8 17 का 7 हाथ मेरा 1 9 9 18 और 1 19, यानी कि 197 हो गया। अच्छा, और ये आपके पास गुना हो जाएगा इस 1 के साथ, क्योंकि 99 में अगर 98 चला गया तो 1 बचेगा, तो 97 ही ना बचा, क्योंकि 97 इंटू 1 तो 97 ही हो गया। तो आपके पास एक्चुअली 197, ठीक है ना, 197 इंटू का 197 ही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे इधर सी नंबर में दिख रहा होगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बबुआ जी, इस प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको क्वाड्रांट दिए हुए, या फिर बोले कि कुछ आपको विद्युत बिंदु दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, स्थित है। तो सबसे पहली बात तो देख लो आपके पास ये मैं सबसे पहले आपको क्वाड्रांट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश। ये एक्स डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, यानी कि एक्स डैश वाला नेगेटिव होता है, ठीक है, ये वाई हो गया, नीचे वाला वाई डैश हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में देख लो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यानी कि इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इसमें देखो आपके पास एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। और थर्ड में देखो दोनों का दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वाई डैश और एक्स डैश दोनों यहाँ पे, और एक्स एक्सिस इधर अगर देखा जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में चतुर्थ चतुर्थांश में, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में होता है, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड में होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ में होता है। तो ये देखा जाए तो एक्स का वैल्यू पहले होता है और वाई का वैल्यू बाद में होता है। तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट वाला में, यानी कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में बिलोंग करेगा, पहला चतुर्थांश में बिलोंग करेगा। दूसरा वाला में दोनों का दोनों नेगेटिव एक्स हो, यानी कि ये तृतीय चतुर्थांश में लाई करेगा। अच्छा, इसमें देख लो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इससे क्या निष्कर्ष निकला आपका, ऑप्शन चलो पढ़ते हैं कि ए नंबर में क्या लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में सब है, गलत बात है। आपका देखा है तो एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं, सही बात है, कोई भी एक चतुर्थांश में स्थित नहीं है। एक आपका देखा जाए तो आपके पास एक था आपके पास फर्स्ट चतुर्थांश में, दूसरा था आपके पास थर्ड में, और एक था चतुर्थ में, यानी कि तीनों का तीनों जो बिंदु है वो अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपका बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। दिमाग ज़्यादा मत लगाना, सबको पता है कि पहले एक्स होता है और वाई होता है, ये एक्स एक्सिस से पूछा है ना,
एक्स एक्सिस से दूरी पूछा है, यानी कि समझो मेरे बात, जैसे कि ये आपका एक्सिस हो गया, एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्सिस से कितना दूर है, जितना वाई का दूरी है जो कि 5 है, तो 5 मात्रक से आंसर हो जाएगा। ये अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछता है तो तब का -3 हो जाता है, ठीक है। उल्टा लेना, ठीक है, एक्सिस बोलेगा तो वाई वाला लेना और वाई एक्सिस बोलेगा तो एक्स वाला लेना, ठीक है, जब दूरी पूछे तो यानी कि 5 मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, बेसिकली यहाँ हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इंग्लिश में पढ़ो। एनी पॉइंट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू वाई इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यानी कि कोई भी रेखा में अगर x बराबर में y है तब वो किस फॉर्म का होगा, तब याद रखना, तब उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो दोनों का दोनों आपका समान होगा, ठीक, क्योंकि x और y दोनों बराबर है, यानी कि आपको देख लो ऑप्शन नंबर डी में आपको के दिख रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण इसका हल होगा, तो देखो आपके पास लिखा हो कि x प्लस का 2y बराबर में 6, तो बस हमको y निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हल पूछा है ना, तो y और x दोनों निकालना है आपको। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे अच्छा रहेगा कि ऑप्शंस को पुट करके बताओ, ठीक है। ऑप्शन को पुट करो तो देखो सबको पता है कि ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 2,2 पहला नंबर का ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है। तो x का वैल्यू 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में कितना हो जाएगा 2, प्लस का यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट करते हैं 2 और 2 गुना 2 4 हो गया, बराबर में 6। जाहिर सी बात है कि 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 होगा, बराबर में 6, 6 बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग y और x का मान पुट कर रहे हैं तो हमारे 6 के बराबर आ रहा है। तो अभी रुक जाओ, अभी हड़बड़ी में ए मत मार देना, देखो थोड़ा सा बी को भी पुट करके देख लो। चलो पहले x का मान 0 पुट करके देखो, तो x का मान 0 पुट करके देखोगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस का 2y बराबर में 6। अच्छा 0 तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा 2y बराबर में 6। तो अब देखो अब y का मान 3 पुट करो तो कितना हो जाएगा 2 गुना में 3, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको भी अगर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू अगर आप लोग 3 इसमें पुट कर रहे हो तो भी आपका 6 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये भी आपका समीकरण का हल है। अच्छा चलो 3 नंबर का देखो, 3 नंबर में आपको x का वैल्यू 6 रखना है और y का वैल्यू 0 रखना है। तो यहाँ x का वैल्यू 6 रखो, चलो 6 हो गया, प्लस का y का वैल्यू 0 यानी कि पूरा 0 हो गया, तो 6 बराबर में 6 देख लो, 6 6 तो बराबर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और सी सभी करेक्ट है, यानी कि आपके पास डी नंबर ऑप्शन ऑल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, ऑप्शन को सारा पुट कर दीजिएगा, देखिएगा जो भी बराबर में दिया अगर बराबर आ रहा है यानी कि वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पहला वाला होता है वो आपका x होता है, बाद वाला y होता है, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा दो समांतर रेखाओं की ढलाने होती है, अरे भाई साहब दो समांतर रेखाएं तो उनकी ढलानी भी तो समान होगी ना, समान होगा ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका 9 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, आप 10 नंबर का प्रश्न लिखा है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं। अरे बाबा जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसी को तो हम लोग वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो क्या कहलाता है। समझना 180 से आपका अधिक होना चाहिए, ठीक है, और आपका देखा है तो 360 से उसका कम होना चाहिए, तो वो कोण आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि आपका ये होता है, ठीक है। और अधिक कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण बेसिकली जिसका मान दिखाया जाए तो आपके पास 90 डिग्री से अधिक हो वो आपका अधिक कोण कहलाता है, जिसका मान पक्का पक्की 90 डिग्री वो आपका समकोण कहलाता है। और पूर्ण कोण क्या कहलाता है, टोटल जो जिसका मान 100 आपका 80 डिग्री होता है वो आपका पूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। या 360 था, 180 था, ठीक है। तो ये वाला मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो 180 ही था। नहीं नहीं नहीं, जो पूर्ण कोण होता है वो बेसिकली उसका मान 360 डिग्री, पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। देखो इंग्लिश तो में, चलो इंग्लिश तो पढ़ने की याद बात है यार, 360 डिग्री होता है, ठीक है। 180 तो रैखिक कोण वगैरह होता है, तो बेसिकली आपके पास डी नंबर का ऑप्शन जो होगा इसका मान 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न में। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। देखने में कितना सिंपल लग रहा है, फटाक से बच्चा 90 डिग्री मार देगा, गलत हो जाएगा। बाबू क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, समझने का ट्राई करना, ठीक है। देखो उस कोण का आपको मान ज्ञात करना है जो संपूरक कोण का आधा हो। तो चलो हम लोग जिस कोण का मान हमको बेसिकली आपको निकालना है, चलो हम लोग बेसिकली उसको x मान लेते हैं, ठीक है। चलो वो जो कोण है वो x है, ठीक है। चलो सपोजिट हम लोगों ने उसको x मान लिया है, ठीक है। तो ये जो x है अपने संपूरक के आधा है, अपना संपूरक का आधा है। तो x का संपूरक क्या होगा, देखो मान लो कि कोई कोण x और एक कोण y है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 180, अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो रहा है यानी कि वो क्या होगा, एक संपूरक कोण होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आपको x का संपूरक निकालना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि आपको यानी कि y का मान निकालना पड़ेगा। तो x को उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो ये आपका देखा है तो x का संपूरक निकल गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो x है जिसको हम लोगों ने माना है उस कोण को, ठीक है ना, x माना है, ये आपका अपने संपूरक के आधा के बराबर है। यानी कि ये जो x होगा ये अपना संपूरक जो कि क्या निकला हमारा 180 माइनस का x, इसके आधा के बराबर, यानी कि इसको बाय 2 कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, यहाँ x के नीचे में 1 है तो हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 180 माइनस का x। अब ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा आपके पास इधर 3x, क्योंकि पहले 2x था, इधर माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हुआ तो इधर 2x और x मिलकर आपका 3x हो गया। 3x बराबर में हो गया आपके पास 180 डिग्री। अब ये 3 उधर जाके भागा में लग जाएगा, यानी कि इधर आपके पास भागा में आ गया तो 60 डिग्री निकल गया आंसर x का वैल्यू, ठीक है। तो आपका मान आ गया सी नंबर का। फिर से समझो, एक कोण है जो अपने संपूरक का आधा है, यानी जाहिर सी बात है अगर एक कोण x है तो उसका संपूरक क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी कि 180 में x को घटा दो तो जितना बचेगा वही तो उसका संपूरक होगा ना, क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री तो वो संपूरक कहलाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कोण x है तो उसका संपूरक क्या होगा, इस x को 180 में घटा दो तब आपका संपूरक निकल जाएगा। तो ये आपका x का संपूरक हो गया। अब इसका आपको आधा करना है, तो ये आपका क्वेश्चन में दिया है कि x जो है अपने संपूरक के आधा के बराबर है। अब इसको बराबर है तो इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये अब तक का मॉडल का सबसे हार्ड में क्वेश्चन मानूंगा, जो कि बच्चे अक्सर छोड़ देंगे अगर नहीं समझोगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न आपके पास देगा, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, तो याद रखने का दो सर्वांगसम जो आकृति होते हैं ये हमेशा समान होते हैं, चाहे उसके दिखने में, उसका एरिया में, उसके भुजाओं में, आयतन में, सब में समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अच्छा यदि आपके पास, अच्छा 13 नंबर तक की है ना, यदि कोई त्रिभुज आपके पास ए बी सी, चलो त्रिभुज हम लोग एक बनाते हैं ए बी सी। सुनो, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दे ना तो याद रखना मेरी बात, पहले दो गो त्रिभुज बना लेना, दो गो एक जैसा त्रिभुज बना लेना, ठीक है। और देखो कि नामकरण आपको कैसे करना है। तो देखो आपके पास ए बी सी दिया है ना, तो यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो। आप देखो कैसे आप लोग लिख रहे हो, पहले ऊपर में आप लोगों ने ए लिखा, फिर बाद में इस तरफ नीचे की और देखा जाए बाईं तरफ बी लिखा, उसके बाद इधर आपके पास सी लिखा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज एबीसी हम लोगों ने बना लिया, वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, यानी कि अब जो आपको पी क्यू आर त्रिभुज बनाना है सेम उसी प्रकार से, पहले हम लोगों ने ए को लिखा था यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे उसको पहले पी को लिखेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में पी क्यू आर में पहले पी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्यू को लिखना, तो क्यू को कहाँ लिखेंगे, देखो ए के बाद हम लोगों ने बी को इस तरफ लिखा था नीचे की ओर बाईं ओर, तो हम लोग क्यू को इस साइड लिखेंगे नीचे की ओर बाईं ओर करके जहाँ पे है, ठीक है ना, यहीं पे लिखेंगे। और सी को यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे, आर को लिखेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन में आपके पास त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम पी क्यू आर दिया है, तो पहले आप लोग दो त्रिभुज बनाओ, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग लिखोगे ए बी सी इस प्रकार से लिख लो, तो यहाँ भी आपको पी क्यू आर लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप लोगों ने इस प्रकार से लिखा, मान लो इस प्रकार से लिखा, ए बी इधर लिखा, सी इधर लिखा, तब आपको पी इधर लिखना पड़ेगा, क्यू इधर लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। मैंने जैसे इसको बनाओगे सेम आपको उसी प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है, तभी आप लोग इसका सही आंसर कर पाओगे। तो चलो हम लोग बनाते हैं पहले जैसा ए बी सी और एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अगर कुछ भी अगर गड़बड़ा देते हो तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके पास पूछा है कि क्यू पी आर बराबर होगा, यानी कि ये जो पी आर होगा किसके बराबर होगा, अपने सम्मुख कोण का, यानी कि एसी का। अगर ये पूछता तो इसके बराबर होता, ये पूछता तो इसके बराबर होता, ये कौन पूछता तो इस कोण के बराबर होता, इस कोण के बारे में पूछता तो इस कोण के बराबर होता, ये कोण के बराबर पूछता तो ये कोण के बराबर होगा। यानी क्वेश्चन में पी आर पूछा है तो बेसिकली ये एसी के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, सर्व अंग समान, क्षेत्रफल कोण सब इसका बराबर होगा, यानी कि किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को पहले दो त्रिभुज बना लीजिएगा, और जिस प्रकार से पहला त्रिभुज को ड्रॉ कीजिएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड से, उसी प्रकार से उसको भी आप लोग लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। जाहिर सी बात है सबसे छोटा कोण 1 होगा जो कि अनुपात में है, तो इसको आपको छोटा कोण का मान निकालना है। तो समझो मेरी बात, सबसे पहले बात, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबको हम लोग एक्स में मान लेंगे। दिया है आपके पास 3 क्या क्या दिया हुआ है, चलो उसको लिख लिया जाए, 3:1:6:5, तो इन सभी को x मान लो। चलो मैं इसको 3x मान लेता हूँ, इसको मैं 1x मान लेता हूँ, इसको मैं आपका 6x मान लेता हूँ, इसको मैं 5x मान लेता हूँ। और सबको पता है कि ये कोणों का अनुपात है, यानी कि इन कोणों को अगर मैं जोड़ दूं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ये चारों का योग भी 360 डिग्री के बराबर होगा। आप सबको जोड़ो, 3x और 1x, 4x 4x और आपके पास 6x, 4x और 6x 10x हो गया, 10x और 5x हो गया 15x। 15x किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ,
15x बराबर में 360 डिग्री। अब हमको x का मान निकालना है, तो 15 इधर भागा में जाओ तो मैं डायरेक्टली काट देता हूँ। कितना बार हो जाएगा? 15 30, 15 दूना 30, और आपके पास 15 दूना 30 हो गया। आपके पास कितना बचा था? 15 चौका 60, यानी कि 24 डिग्री आपका x का मान निकला। तो समझो मेरी बात, अभी आपका x का मान 24 डिग्री निकला है, और क्वेश्चन ने हम लोग के पास दिया हुआ है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। अनुपात दिया हुआ है 3:1:6:5, यानी कि इसको हम लोगों ने 3x माना था। एक अनुपात को हम लोगों ने 1x माना था, इसको हम लोगों ने 6x माना था, और इसको हम लोगों ने 5x माना था। ठीक है, x का वैल्यू तो 24 आ चुका है, तो यानी कि 24 को पहले 3 से गुना करोगे तो कुछ आएगा, 24 को 1 से गुना करोगे तो 24 ही आएगा, 24 को 6 से गुना करोगे तो फिर कुछ आएगा, फिर 24 को 5 से गुना करोगे तो कुछ आएगा। इस प्रकार से आपका चारों कोण आ जाएगा। पर हमको चारों कोण से मतलब है नहीं, हमको बेसिकली छोटा कोण से मतलब है। सबसे छोटा कोण तो यही वाला है ना, क्योंकि देख लो यहाँ पे 24 जो है, देख लो ये 3 से यहाँ गुना हो रहा है, यहाँ 6 से गुना हो रहा है, यहाँ 5 से गुना हो रहा है, ये सभी बड़ा है किसके मुताबिक? इस 24 जब आपका 1 से गुना हो रहा है उससे, ठीक है ना। तो यानी कि 24 का देखा जाए तो आपके पास 24 ही जो होगा वो आपका सबसे बड़ा कोण होगा, मान सॉरी सबसे छोटा कोण होगा। बी नंबर ऑप्शन बकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात 1 ही सबसे छोटा कोण होगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 24 आया, तो 24 जब 1 से गुना होगा तो आपका 24 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोण क्या होगा? जब आपका 24 को आप लोग 5 से गुना करोगे, यानी कि इस 5x का वैल्यू निकालोगे तब। ठीक है, चलो मेरी बात, तो क्वेश्चन में कभी बड़ा और कभी छोटा दोनों पूछ देता है, अधिकतर छोटा पूछता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 125 डिग्री हो तो कोण A का मान होगा। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज पहले मैं बनाता हूँ। देखो मान लो कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलो नामकरण करते हैं, ये A, ये B, ये C और D। ठीक है, ये आपका डी है। ठीक है, तो आपके पास कोण डी यानी कि ये वाला कोण आपके पास 125 डिग्री दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सम्मुख कोण यानी कि ये वाला कोण भी आपका 125 डिग्री होगा। पर हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इससे मतलब है कि क्वेश्चन में देखो आपके पास कोण ए का मान पूछा है, यानी कि इस कोण का मान पूछा है, और ये जो आमने सामने का जो कोण होता है ना, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और नीचे वाला भी आमने सामने का 180 डिग्री होता है, दोनों मिलाकर 360 डिग्री होगा। उसी प्रकार से इधर वाला भी 180 डिग्री होता है और इधर वाला भी 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन हमको डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लो आपके पास ये दोनों मिलाकर 125 डिग्री, यानी कोण ए प्लस का कोण सी मिलाकर आपका कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और कोण सी का मान आपके पास 125 डिग्री दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कोण ए का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है कि 180 में आप लोग मतलब 125 को घटा दो। तो चलो हम लोग कोण ए में एक निकालने के लिए 180 में हम लोग 125 को घटा देंगे, तो कितना आएगा आपके पास? 55 डिग्री आएगा ना, 5 5 10, हाँ 5 6 7, हाँ 55 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास देखा है तो कौन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा बराबर होगा, यानी कि 1:1 होगा। ठीक है, याद है मतलब उन दोनों का अनुपात बराबर होगा। अगर वो एक ही आधार, यानी कि मान लो कि दोनों का आधार 2 सेंटीमीटर है और दोनों एक समांतर रेखाओं के मध्य बना हुआ इस प्रकार से दो चतुर्भुज, ठीक है, तो आपके पास उन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात समान होगा। ठीक है, तो 1:1 बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, वृत्तखंड का जो चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है, समझो जो वृत्तखंड होता है, समझ रहा मेरी बात, जो वृत्तखंड होता है बेसिकली क्या होता है, हो सकता है कि एक बार पहले मैं एक वृत्त बनाता हूँ। ठीक है, इतना दूर ले लो इस पार्ट को, तो ये एक वृत्तखंड हो गया, या तो फिर इसको आप लोग इतना दूर लो तो एक वृत्तखंड हो जाएगा, या पूरा यहाँ से यहाँ तक लो वृत्तखंड हो जाएगा। तो वृत्तखंड जो बनता है वो बेसिकली एक चाप तथा एक जीवा से बनता है, चाप तथा जीवा से बनता है, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यही अगर बोलता कि एक अर्धवृत्त, यहाँ अगर क्वेश्चन में रहता तो वो अर्धवृत्त जो बनता है एक चाप साथ ही साथ आपका व्यास के साथ बनता है, या ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो कि आपके पास अर्ध परिमाप और व्यास के साथ बनता है अर्धवृत्त खंड, तो वो आएगा तब आप लोग लिख लीजिएगा। पर फिलहाल इसका आंसर तो आपके पास क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा आपके पास, इन बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न पर आते, देखो क्या लिखा है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई आपके पास 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। यानी समझना मेरा बाबू, देखो यहाँ पे एक आपके पास इस प्रकार से एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का आपके पास यहाँ पे एक केंद्र दिया हुआ है। ठीक है, समझना मेरी बात, और यहाँ पे मान लो कि एक जीवा इस प्रकार से दिया हुआ है, और इस जीवा की जो लंबाई आपको दी हुई है, इस लंबाई जो है इस जीवा का, वो सपोज दैट का क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ आपके पास? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं इस केंद्र से आपको इस जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यानी कि अगर मैं मान लो कि इस केंद्र से इस जीवा पर मैं एक लंब डाल दूं, 90 डिग्री डाल दूं, तो ये जो लंब होगा इस जीवा को 2 पार्ट में विभाजित करेगा, एकदम बराबर बराबर 2 पार्ट में विभाजित करेगा। तो जब 2 पार्ट में बराबर बराबर विभाजित करेगा, यानी कि यहाँ तक का दूरी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक का, और यहाँ तक का भी दूरी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो वही चीज़ मैं लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब एक काम करता हूँ,
इसको मैं इसके साथ ऐसे करके मिला देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस पॉइंट के साथ मिला देता हूँ जिस पॉइंट में ये जो आपके पास जीवा था ये वृत्त को काटा था एक जगह पे, ठीक है ना, इसके परिधि को। तो मैं वहाँ पे इसके साथ मिलाया था। तो देख लो यहाँ पे एक आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज अगर बन गया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गौर से कि यहाँ का मान जो आपके पास है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लो, थोड़ा सा ताकि मुझे जगह मिल जाए। यहाँ पे जो इसका मान आपके पास 4 आया हुआ है, ठीक है। ये तो आपके पास निकालना है, आपको यही निकालना है। और ये देख लो कि इस वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपके पास ये 4 है, ये 5 है, और ये एक समकोण त्रिभुज है। तो आराम से जो पाइथागोरस थ्योरम उससे आप लोग निकाल सकते हो इसकी दूरी, तो यानी कि जीवा का और वृत्त के केंद्र की दूरी। क्योंकि ये जो है बेसिकली इसको अगर आप लोग मान लो आधार या लंब जो मानना चाहो, चलो इसको मैं आधार मान लेता है, फिर लंब मान लो, चलो आधार ही बनाता हूँ। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होगा, देखो ये अगर 90 डिग्री तो सामने वाला जो 5 वाला ये जो भुजा है, ये जो आपकी त्रिज्या है, ये आपका कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस का होता है लंब का स्क्वायर, अगर हम लोग इसको आधार मानेंगे तो, ठीक है। तो लंब क्या आपके पास देख लो, लंब ये वाला है, 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर होगा यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होगा। अच्छा, रूट 25 में रूट अंडर में अगर 25 माइनस 16 करोगे तो ये रूट अंडर का 9 बच जाएगा, क्योंकि 25 में अगर 16 गया तो 9 बचेगा। अब रूट अंडर 9 का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है, यानी कि लो ये जो आपके पास दूरी निकल कर आया त्रिज्या जीवा और इस वृत्त के केंद्र का, ये आपका 3 सेंटीमीटर निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिख रहा होगा। कितना मस्त क्वेश्चन था ना, ये भी अच्छा प्रश्न था, यानी कि हार्ड में से क्वेश्चन में आता है ये सब गिनते, ठीक है। अच्छा, अर्धवृत्त का कोण होता है, बेसिकली अर्धवृत्त की अगर बात करूँ तो उसमें एक समकोण बनता है। कैसे समझो, जैसे कि मान लो कि चलो मैं थोड़ा सा एक वृत्त बना ही लेता हूँ। देखो मान लो कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त का ये मान लो कि मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त हो गया। तो इस अर्धवृत्त में देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री होगा, इसी कोण का बात चाह रहा है, यानी कि एक समकोण होगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हो तो, यानी मान लो कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। तो कोई त्रिभुज है, मान लो उसका एक भुजा ए है, दूसरा भुजा बी है और तीसरा भुजा सी है, ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन में। तो कौन सा यहाँ पे जो रिलेशन है वो सही होगा। तो आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर मान लो दुनिया में त्रिभुज है तो वो त्रिभुज तभी होगा जब कोई 2 भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा उससे हमेशा बड़ा होगा तभी। यानी कि आपका ए और बी को अगर जोड़ोगे तो ये हमेशा सी से बड़ा होगा, या फिर अगर मान लो बी और सी को अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये हमेशा ए से बड़ा होगा, या फिर मान लो कभी आप लोगों ने ए और सी को जोड़ा तो भी ये हमेशा बी से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कोई भी दो आपस में, इन तीनों में से कोई भी 2 को उठा लो, उनको जोड़ दो, तो वो बाकी जो बचा तीसरा वाला उससे बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो कोई त्रिभुज नहीं बन सकता, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कोण का समद्विभाजक, इसका मतलब क्या है कि कोण का समद्विभाजक होता है कि कोण को 2 भागों में बांटना। गलत बात है, मैंने जो बोला वही सही है कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। फटाक से बच्चा ए नंबर का ऑप्शन मार देगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी वो पढ़ेगा नहीं हड़बड़ाई में। तो हड़बड़ी नहीं, सब पढ़ना है ऑप्शन को, ठीक है। अगर समय आप लोग क्या कीजिएगा कि समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। मतलब आप लोग का स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को पढ़ पाओगे और आपका एग्जाम में कोनो चीज़ का गलती नहीं होगा। चलो फटाफट देखते हैं। 23 मिनट का वीडियो बन चुका है, क्या कर सकता हूँ, मैथ है समझाना पड़ता है। अभी तो 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है भी इंपॉर्टेंट बड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जो कोई भी कोण का समद्विभाजक होता है ना, वो उस कोण को 2 बराबर पार्ट में बांट देता है, यानी कि आपके पास बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अरे बाबा 30 होगा। क्या समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजा समान हो। अगर ये 10 है तो सब 10-10 होगा, और परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का बाउंड्री। तो ये 10 और ये 10 कितना हो गया आपके पास, 30 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे नहीं निकाल पाते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3a होता है। 3a होता है, क्या होता है, 3a होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो 3a का वैल्यू कितना आपके पास 10 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 गुना 10 30 हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा लो या कॉन्सेप्ट लगा लो, बात बराबर है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोन का सूत्र में एस क्या है, तो हीरोन का सूत्र में जो एस का उपयोग होता है, सबसे पहले बता हीरोन का सूत्र क्या होता है। चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, लिख के देना मुझे, ठीक है। तो उस त्रिभुज में जो आपका एस का उपयोग होता है, ये बेसिकली त्रिभुज का परिमाप नहीं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। यानी कि पहले त्रिभुज का परिमाप निकालो, तीनों भुजा, अगर मान लो एक भुजा ए
है, दूसरा भुजा बी है, तीसरा भुजा अगर सी है तो आपके पास तीनों भुजाओं को जोड़ो, ये आपका परिमाप हो गया और उसके बाद उसको 2 से भागा निकाल दो, तो यही आपका अर्ध परिमाप होता है। आप लोगों ने निकाला वही होगा इस प्रकार से वैल्यू एस का, ठीक है। तो वो अर्ध परिमाप होता है, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर यानी कि उसकी एक भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दे दो तो 500 फीट क्षेत्रफल क्या होगा। 500 फीट क्षेत्रफल मतलब ये होता है, जैसे मैं एक घन बनाता हूँ, ठीक है, घन के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो ऊपर छत और नीचे वाला फर्श नहीं लेना है आपको, चारों तरफ का खाली दीवार लेना है। जैसे कि अगर आपका रूम बन रहा है तो रूम में आपको छत और नीचे का जो फर्श है, नीचे का जो जमीन है उसको नहीं लेना है, खाली आपको चारों दीवार लेना है। सोचो कि जैसे गेट वेट नहीं है, ठीक है ना, खिड़की उड़की नहीं है, आप अकेले घुस गए रूम में, ठीक है। तो उस प्रकार का आपको चारों तरफ का दीवार का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। तो फॉर्मूला अगर 6a² ये बेसिकली संपूर्ण का होता है, लेकिन आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना, तो बेसिकली इसका 4a² होगा, ठीक है, याद रखना मेरी बात। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो 6a² लगाना, पर अगर 500 पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, ठीक है, तो याद रखना खाली दीवार दीवार को बोले तो 4a² लगेगा, ठीक है। तो आपके पास 4 का 4 हो गया, इंटू का a का स्क्वायर, ए तो 10 दिया हुआ है, ए यहाँ पे भुजा है, भुजा 10 दिया तो भुजा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। अब 100 गुना 4 हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी में दिख रहा है। और कहीं कहीं ऑप्शन में अगर मान लो 400 दिया है, 400 सेंटीमीटर दिया है, कहीं पे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ध्यान से कहीं गलती से 400 सेंटीमीटर मत मार देना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को ही मारना, क्योंकि याद रखना हमेशा क्षेत्रफल 2D में आता है, इसलिए इसमें स्क्वायर लगाना जरूरी होता है, इसमें मैंने वो कई बार बताया हुआ है। और यही अगर आयतन रहेगा तो वो 3D का चीज़ होता है, इसीलिए आपके पास, क्योंकि उसमें एक ऊंचाई एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसलिए वो 3D में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसमें आपका हमेशा क्यूब लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसी सब में नंबर कटता है, और यही सब के कारण बच्चा टॉप या तो फिर एवरेज बच्चा का गिनती में आता है, ठीक है। अगर जिसको छोटी छोटी बातें पता होगी वो टॉप में आता है, वरना वो एवरेज आ जाता है। अच्छा, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा प्लस का ऊपरी वर्ग सीमा जो कि 100 है, और जो ऊपरी वर्ग सीमा 120 है, इन दोनों को जोड़ दो, इसको 2 से भागा दे दो, हमेशा 2 से भागा देना है, आपका आंसर आ जाएगा वर्ग चिन्ह। तो 100 प्लस 120 हो गया 220 बटे में 2, तो इसको काटोगे तो हो जाएगा 110, तो 110 इसका वर्ग चिन्ह निकल गया, एक बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ। माध्य निकालने का सीधा सीधी फॉर्मूला, जितनी भी संख्या दी हुई उन सभी को जोड़ो और जितनी संख्या उससे उसको भागा दे दो। तो चलो सबसे पहले जितनी संख्या उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले जोड़ लेते हैं। तो कितना आपके पास 2 है, फिर आपके पास 3 है, फिर 4 है, 2 3 4, फिर 5, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 3, उसके बाद 4, फिर 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, काम करते हैं यहीं जोड़ देता हूँ, चलो झूठ मूठ का क्यों दिमाग खराब करना, ये आपके पास संख्या दी हुई, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ो, इन सभी को क्या करना है आपको जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को क्या करना है आपके पास जोड़ना है। जोड़ के जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या है। इस 10 से आपको क्या कर दो, इसको भागा दे दो, जितनी संख्या उससे भागा दे देना और जितनी संख्या ऊपर जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं, 2 और 3 5 5 4 9 9 5 आपका 14 हो गया, 14 0 14 ही रह गया, और 1 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 और 3 आपके पास 21 हो गया, 21 और 4 आपके पास 25 हो गया, 25 3 28 हो गया, यानी कि 28 बटा में 10। तो 28 बटा में 10 कहीं ऑप्शन में है का, चलो 28 बटा में 10 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या करो 28 बटा 10 को थोड़ा सा और भागा दो, 28 बटा में 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 14 दूना 28 14 हो गया। अब ये फिर से ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा, 5 दूना 10 पॉइंट का हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 2.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। कितना ईजी था माध्य निकालना। अच्छा, माध्य और माध्यक, इस माध्यक से भी प्रश्न बनता है। तो देखो माध्यक निकालने का सबसे पहला तो आपको काम क्या करना है कि जो भी आंकड़ा आपको दिया है उसको बढ़ते क्रम में सजाओ। तो एक्चुअली में ये देखा जाए तो बढ़ते क्रम में ही 6 के बाद 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 होता है, फिर 9, फिर 11, तो ये बढ़ते क्रम में तो टेंशन लेना नहीं है। अगर बढ़ते क्रम में नहीं होगा तो पहले बढ़ते क्रम में सजाइएगा, ठीक है, याद रखना मेरी बात। और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आपको क्या करना है, पहले गिनो कि कितनी संख्याएं दी हुई क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न दिए हुए, सॉरी 5 क्वेश्चन दिए, 5 आपको दिए हुए चीज़ें डाटा दिया हुआ है, यानी कि 5 जो दिया हुआ, 5 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो कभी भी अगर विषम हो तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है n प्लस का 1/2, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, जितनी यहाँ पे संख्याएं दी हुई, कितनी दी हुई, टोटल 5 संख्या दी हुई, तो n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5 + 1 6 हो गया, 6 बटा में 2 6 बटा में 2, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत बात है, अभी 3 आंसर नहीं आया है। 3 नंबर पे देखो, जब इसको आप लोगों ने बढ़ते क्रम में सजा लिया तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर 8 आ रहा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आएगा n + 1/2 करने पर, वो आंसर नहीं होता है, वो देखना कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने के बाद वो नंबर पर कितना
कौन सा नंबर आ रहा है वो आपका माध्यक होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो n होता है ये बेसिकली जितने संख्या दी हुई है वो होता है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब नंबर ऑफ संख्या आपका विषम हो, ऑड हो, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ संख्या अगर सम रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला रहेगा बताओ तो आप लोग, ठीक है। तो अगर मान लो कि संख्या अगर आपके पास सम दिया हुआ है तब क्या होगा पता है, n/2 पद का मान, यानी कि n आपको वही लेना है जैसे कि जो भी मान लो कि सम में आपको मान लो कि 10 को दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 में से यहाँ n का वैल्यू 10 लेना है, तो 10/2 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5वें नंबर पर देखना बढ़ते क्रम में सजाने के बाद क्या आ रहा है, सो उस संख्या को यहाँ पे लिखना, ठीक है, उस संख्या को लिखना यहाँ पे और इसको जोड़ देना n+1/2 करने पर जो संख्या आ रहा है, यानी कि n+1/2 करोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली देखना कि n/2 + 1 जब करोगे n/2 + 1 होता है, ठीक है, n+1/2 नहीं होता वह n, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, चीज़ें सेम ही है, ठीक है। तो आपके पास n/2, n 10 लेना, 10 और 10 करने के बाद देखना n/2 + का 1 करने पर उतने नंबर पर जो संख्या है बढ़ते क्रम में सजाने के बाद उसको लेना, उस संख्या को लेना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना और फिर 2 से भागा दे देना, तो आपका सम वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आप लोग ये वाला आप लोग कभी खुद से ट्राई करने का ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो कभी संभव ना हो उसकी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है, बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या है। तो देखो कोई 2 सिक्का है, उनको आपका 2 बार उछाला गया है, यानी जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि एक सिक्का में हेड है तो दूसरा सिक्का में भी हेड है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्का में टेल टेल आ जाए, या फिर मान लो पहला सिक्का में हेड आ जाए दूसरा सिक्का में टेल आ जाए, या फिर पहला सिक्का में टेल आ जाए दूसरा सिक्का में हेड जाए। टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, 4 चीजें आ सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप लोग सबको भागा देके देख लीजिएगा, 9/25 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसका हर में 5 और 2 होता है वो बेसिकली शांत हो जाता है, ठीक है। और इसका हर में देख लो 25, जिसको हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका हर में सिर्फ 5 ही है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, शांत निकल जाएगा। वरना आप लोग क्या कीजिएगा, भागा देके देख लीजिएगा, बेसिकली शांत का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ दूरी जाने के बाद वो रुक जाएगा, अगर वो नहीं रुक रहा है तो वो अशांत होगा, पर ये जो 9/25 है ये रुक जाएगा, इसलिए शांत में आएगा। अच्छा, इस बहुपद का शून्यक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग 2 तरह से बना सकते हो, या तो ऑप्शन को सारा पुट कर करके देखो, जो ऑप्शन पुट करने के बाद पुट करने के बाद जिसका भी वैल्यू 0 आ रहा है, फिर बोले कि जिसको पुट करने के बाद इस टोटल का वैल्यू अगर 0 आ रहा है वही सही आंसर हो जाएगा। वरना इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देख लो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 3x - 2, इसको 0 के बराबर ले लो और यहाँ पे से x का वैल्यू निकालो, आपका शून्य निकल जाएगा। तो हमको 3x को रखो, इस 2 को उधर भेजो तो ये माइनस उधर जाके +2 हो जाएगा। अच्छा, x निकालना है तो यहाँ 3 गुना उधर जाएगा, भागा में जाएगा कि 2/3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो x का शून्य क्या निकल गया, 2/3। और चूंकि ये एक रैखिक बहुपद है इसीलिए देखा जाए तो इसका एक ही शून्यक निकलेगा जो कि 2/3 ही होगा, ठीक है। तो आपके पास सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करना है, तो चलो इसको गुणनखंड करते हैं। देखो इसको गुणनखंड अगर आपको करना है तो गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट 6 है, 6 को इस बाहर में जो 6 है इससे गुना करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ो जिनको जोड़ने या घटाने पर यहाँ जो बीच वाला +5 है ये बनना चाहिए। तो सबको पता है कि कितना होता है, इसको मुझे 5 बनाना ना, तो जाएगा 9 चौक 36 होता है ना, तो इसको मैं 9 से दे दूँ, 9 चौका 36। तो देख सकते हो अगर मैं 9 में 4 को घटा दूँ तो 5 बन रहा है, और 9 और 4 को गुना करोगे तो 36 भी आएगा, यानी कि ये परफेक्ट है। तो मैं 6² को 6² रहने देता हूँ, ठीक है। और इस +5 की जगह पे मैं यहाँ पे प्लस का 9x और माइनस का 4x लिख देता हूँ। देखो प्लस का 9x माइनस का 4x करोगे तो वापस से कितना बन जाएगा आपके पास, वापस से आपका ये आपका देखा जाए तो आपके पास 5 बन जाएगा, तो जो कि हमारा सही भी है और हमको यही लाना भी था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा जगह बन जाए, ठीक है। चलिए, और फिर यहाँ -6 तो था ही आपके पास, यहाँ पे -6 आपके पास था ही। अब देख लो यहाँ से देखा जाए तो आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 3 दूना 6 यानी कि 2x बचेगा, प्लस का हो जाएगा आपके पास 3 3 यानी कि 2x + 3 बचेगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि -2 कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि -2 और कॉमन नहीं लूँगा, माइनस कॉमन नहीं लूँगा, तो यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो आपके पास 2x + का 3 नहीं बनेगा, क्योंकि हमको 2x + 3 ही बनाना होता है ताकि वापस आपका 2x + 3 कॉमन आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको बनाने के लिए हमको -2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -2 कॉमन लगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ बचेगा आपके पास 2x माइनस का 3 बचे, सॉरी प्लस का 3 बच गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया। वापस से देखो आपके पास 2x + का 3, यहाँ भी 2x + 3 कॉमन आ जाएगा। यही कॉमन लेने के चक्कर में तो हम लोगों ने -2 से यहाँ पे कॉमन निकाला था, तो आपके पास 2x + 3 आपके पास निकल गया, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया आपके पास, 3x - 2, तो 2x + 3 और 3x - 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यही इसी तरह से आपको दिया होगा फॉर्म में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा, इस निर्देशांक का भुज होगा, भुज माने एक्स एक्सिस होता है, याद रखना मेरी बात। और कभी अगर कोटि पूछे, क्या पूछे, कोटि, तो वो वाई एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। तो भुज यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात चल रही है, यानी कि एक्स एक्सिस में -2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। और इसका कोटि क्या होगा, कभी कोटि पूछ जाता तो बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, लेकिन यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतना पर स्थित है तो x का मान होगा। तो देखो सबसे पहली बात, इस बिंदु में आपके पास 3,4 दिया हुआ है, यानी कि आपके पास x का वैल्यू 3 दिया हुआ है और y का वैल्यू आपके पास 4 दिया हुआ है। ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है। तो बस इस समीकरण में x और y का वैल्यू पुट कर दो तो a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए तो इस समीकरण में x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये 3 का 3 हो गया, y का वैल्यू 4 है तो मैं गुना में 4 कर दूंगा, बराबर में यहाँ देखो x का वैल्यू कितना था हमारे पास, 3 था ना, तो ये 3 हो गया, प्लस का आपके पास 7, देख लो 4 3 12 हो गया, 7 इधर जाके माइनस में 7 हो जाएगा, इधर बच गया आपके पास 3x बच गया। फिर बोलो कि तीन बच गया, ठीक है, या फिर बोलो कि 3a बच गया। चलो 3a में लिख देते, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर 12 में अगर 7 चला गया तो 5 बच गया, और ये 3 इधर भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 5/3, ए का वैल्यू निकल गया, जो कि ऑप्शन बबुआ 5/3 सी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेके 55 डिग्री का पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को जोड़ने पर आपका अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक कोण होता है। और ये अगर संपूरक पूछता तो दोनों कोण को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री होता है तब वो संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो पूरक कोण पूछा, यानी कि आपके पास इस 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, जाहिर सी बात है इसको 90 डिग्री से घटा दो तो जितना मान बचेगा वो आपका इस 55 डिग्री का पूरक कोण होगा, ठीक है। या फिर यूँ समझो कि कोई दो कोण है, ठीक है, कोई दो कोण है, एक कोण x है और एक कोण y, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तभी ये पूरक कोण होगा। तो चलो इस 55 डिग्री का वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू आपको 55 डिग्री दिया हुआ तो हमको y निकालना है, तो चलो 90 डिग्री के बराबर ये होगा। तो ये 55 इधर जाके घट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का 55, 90 डिग्री में अगर 55 चला गया तो बेसिकली आपके पास कितना बचेगा, 35 बचेगा। हाँ, तो आपके पास y का मान 35 डिग्री निकल गया, और यही तो आपके पास 55 डिग्री पूरक कोण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए, अच्छा, त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC और कोण B 70 डिग्री हो तो ए का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में कराया हुआ था, ठीक है, सेम प्रश्न। तो क्वेश्चन में आपके पास त्रिभुज ABC है, आपके पास एक दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास एक त्रिभुज ए, एक बी और ई सी दिया हुआ है, जिसमें से आपके पास ए बी जो है, यानी कि ये वाला जो भुजा है वो आपके पास बी सी के बराबर, इसके बराबर है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर त्रिभुज के दो भुजाएं अगर आपस में बराबर, तो सबसे पहले बात तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और जो दो भुजाएं आपस में बराबर होंगे उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर, यानी कि इसका ये वाला कोण और इस भुजा का ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर, यानी कि कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा। ये चीज़ तो याद रखना मेरी बात, ठीक है, ठीक है। और साथ साथ ये जो कोण बी है आपको 70 डिग्री दिया हुआ, अब यही समझने का बात है। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ें पता हो चुकी हैं कि आपके पास जो कोण ए है कोण सी के बराबर है, यानी कि जो कोण ए का वैल्यू होगा वही कोण सी का वैल्यू होगा, और ये भी पता है कि कोण बी का वैल्यू 70 डिग्री है, ठीक है। और आपको और एक चीज पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इस कोण बी को, कोण ए को और कोण सी को जोड़ोगे तो वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको उतना दिमाग नहीं लगाना, बस समझो मेरी बात कि आपको ये चीजें पता है कि कोण बी का मान आपको 70 डिग्री दिया हुआ है और कोण ए और सी आपस में बराबर है, तो ए और सी का मान क्या होगा, जाहिर सी बात है 180 में 70 को घटा दो तो बाकी जो मान बचेगा वही कोण ए और सी का मान होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि समझो कोण बी हो गया प्लस का कोण ए और कोण सी, इन तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो अगर कोण बी का मान अगर आपके पास 70 डिग्री दिया हुआ है तो इधर आपके पास ए प्लस सी बराबर में 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस क्या करो 70 को उधर भेजो तो घट जाएगा, यानी कि आपके पास ए प्लस सी का मान कितना निकल गया आपके पास 180 माइनस का 70, ठीक है। तो 180 में अगर 70 चला गया तो 110 डिग्री बचा, यानी कि कोण आपके पास जो त्रिभुज था यहाँ पे, इस त्रिभुज में जो आपके पास यहाँ, चलो आपके पास ए यहाँ था, यहाँ बी था और यहाँ पे सी था, तो बेसिकली इस ए और सी का मान कितना निकला 110 डिग्री, इन दोनों का मान 110 डिग्री निकला। तभी ना इस 110 डिग्री और इस कोण बी का मान 70 डिग्री, इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है। इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्टली आप लोग 180 में 70 को घटा दो तो जो मान आएगा वही आपका कोण ए और सी के बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो बाकी दोनों मिलाकर 110 डिग्री होगा, और हमको ये भी पता है कि कोण ए और सी आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर बराबर बांटेंगे 110 डिग्री, यानी कि इसको 2 से भागा दो तो कितना आएगा 55 डिग्री होगा। यानी कि इससे पता चल गया कि जो आपके पास ये जो त्रिभुज है ए बी सी,
ए का मान और सी का मान 55 डिग्री करके होगा, और कोण बी का जो मान होगा ये आपका 70 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबको जोड़ के देख लो 180 डिग्री बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कोण आपका ए का मान पूछा है या बी सी का मान पूछे तो भी आपका आएगा वही जो कि 55 डिग्री आएगा। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, एक चतुर्भुज के 3 कोण आपके पास दिए हुए हैं, 75 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 75 डिग्री, तो उसका चौथा कोण क्या होगा? अरे बाबा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी चलो ये 75 डिग्री यहाँ पे जो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये 75 डिग्री प्लस का 90 डिग्री प्लस का 75 डिग्री और एक चौथा कोण निकालने बोला, चलो उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। देख लो 75 75 150 हो गया, 150 और 90 240 हो गया, यानी कि टोटल मिलाकर इधर 240 डिग्री प्लस का एक्स बचा है जो कि 360 के बराबर होगा। अब इस 240 को उधर भेज दोगे तो एक्स का मान निकल जाएगा और इधर प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि आपके पास एक्स का वैल्यू क्या निकल गया? 360 डिग्री माइनस का 240 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर इधर घटा दोगे तो 60 120 डिग्री, यानी कि आपके पास देखा जाए तो आपके पास 120 डिग्री ऑप्शन आपके पास आंसर में आएगा। ठीक है, तो आपके पास 120 डिग्री का आपके पास डी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, आपके पास अंतिम से सेकंड नंबर के लास्ट प्रश्न पर आते हैं। आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, मैं 5 की बारंबारता बताना है। तो देखो 5 की अगर बारंबारता आपको निकालना है तो देखो कि 5 कितना बार आया वही उसकी बारंबारता होगी। तो इस आंकड़े में देखो 5 यहाँ पे एक बार दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ 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 यहाँ, टोटल क्या बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 की बारंबारता कितनी? 7, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट आपका देखा जाए तो 60 बार प्राप्त होता है, तो चित आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता है कि टोटल 100 बार उछाला गया है, तो अगर 100 बार में 60 बार अगर पट आया तो जाहिर सी बात है कि 40 बार आपका चित आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 40 बार अगर चित आ गया तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो चित आने की प्रायिकता क्या होती है? जितना बार जिसको निकालने बोला, चित निकालने बोला, तो उसको ऊपर में रखो। टोटल कितना बार चित आया? 40 बार। और टोटल कितना परिणाम है? 100 परिणाम है, तो इसको 100 से भागा दे तो 1 0 0 गया, 2 दूना 4, आपके पास हो गया 2 5 10, 2/5। अच्छा, इतना छोटा करवे ही नहीं किया है, देखो 40/100 डायरेक्टली आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पास, और यही अगर मान लो डायरेक्टली अगर पट आने के पूछा तो सीधे 60/100 निकाल देते हैं, यानी जिसको पूछा है उसको ऊपर में रखो और टोटल को नीचे में रखो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब कर लिया है। आई होप कि वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मैं इंपॉर्टेंट वीडियो भी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो और ये मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा बात मानो आपका A+ जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।